कौन सा ईयर है? थर्ड ईयर। किस स्ट्रीम से आप सभी लोग हैं? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल और मैकेनिकल। अच्छा, ओके, नाइस। इसमें अपने 4 लोग हैं, इलेक्ट्रिकल से भी, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, कंप्यूटर, है ना? सब तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं इसमें। अच्छा, मीन्स आर टोटल मिक्स में, मतलब मैं एक कॉमन पैकेज में बोलूँ तो दे आर इंजीनियर। नाइस। नहीं, वो इंजीनियर का बच्चा जब छोटा होता घर पे कुछ ना कुछ काम करने लगता, वहीं से अपना उसका स्टार्टिंग हो जाती है। सो नाउ पहले मैं ये जानना चाहता हूँ एक एक ग्रुप से, इस टेबल से देन उस टेबल से देन लास्ट में। तो ठीक है, आप लोग यहाँ विजिट पे आए, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके आए होंगे अपने अपने माइंड में कि हम वहाँ जा रहे हैं, हमारी क्या क्यूरियोसिटी होगी, व्हाट आर द थिंग्स वी वांट टू नो। चलो इस बेंच से पहले क्या हुआ? ऐसे ही आए थे आप लोग जस्ट पिकनिक पे? उस बेंच से पूछो जो भी है डाउट। कोई डाउट है हमारी लैंग्वेज में या कुछ ऐसे? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे आए तो कुछ ना कुछ तो क्वेरी होगी, भाई वहाँ चल रहे हैं तो हम क्या चीज़ जानना चाहेंगे? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सेंटेंस क्लियर है? चलो बोलो इस उससे टेबल से, उस टेबल से। यस करेक्ट। मतलब आप लोग ये जानना चाहिए फर्स्ट हाफ से, देखो एक इधर से क्वेश्चन है कि भाई ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ये कैसे, हाउ इट इज वर्किंग, नंबर 1 ये है ना। अच्छी चीज है कि भाई ये रिन्यूएबल उसमें आए हुए हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डाउट किसी का कोई? ठीक है, चलो मही एक रिन्यूएबल ही एक अपने आप में इतना सा वैसा वर्ड है, बड़ा सा। रिन्यूएबल का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं ना क्या है? रिन्यूएबल अक्षय ऊर्जा स्रोत कि मतलब एक तो होता है कि अपने को एनर्जी मिल रही है, उसमें अपने को ये डीजल जलाना पड़ रहा है, पेट्रोल जलाना पड़ रहा है, या कोयला जलाना पड़ रहा है, या और सारी चीजें हैं, हमको लकड़ी जलानी पड़ रही है, उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन ये अपने कैसे मिल रही है? विंड से मिल रही है। जहां पे भी आप लोग बैठे हो, जिस हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? विंड एनर्जी। इसका मतलब है जो अपना फ्यूल सोर्स क्या है? विंड है। क्लियर हो गई? अपना फ्यूल सोर्स जो है, लीजिए आपको चाहे लीजिए, फ्यूल सोर्स अपना विंड है। सो अपने को रिन्यूएबल एनर्जी में पहले तो मेन आ रहा है इसमें कि जिस समय भी एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी, ये एनर्जी क्या है? कोई भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ क्या किसकी बात कर रहे हैं? पावर एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होती है, हाइड्रोलिक भी होती है ना। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, क्योंकि हम लोग यहाँ काहे में हैं? पावर सेक्टर में। जिस समय हम पावर की बात करते हैं तो अपना क्या होता है? बहुत ही सिंपल फार्मूला। अपने को उसमें पावर में क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए, एक तो क्या चाहिए? वोल्टेज, और दूसरी क्या चाहिए? करंट। ये तो आई थिंक सबको क्लियर, अपने जो भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं अपने। और पावर का सिंपल सा फार्मूला V/2 पावर हम कैसे जनरेट करते हैं? जैसे कि अपने नॉर्मल उनमें भी देखा है, जब कि अपने घरों में भी होता नहीं, जनरेटर होता है, उसको चला देते हैं, डीजल इंजन होता है, उससे क्या करना, मेन इसका अपना क्या काम होता है? जनरेटर।
जनरेटर। अब जनरेटर को क्या चाहिए? जनरेटर के उसमें अभी हम ज्यादा उसमें नहीं जा रहे हैं। जनरेटर को हमने क्या चाहिए? मेन उसका जो अल्टरनेटर उसको क्या है देना है, उसको क्या करना है? घुमाना है। कोई किसी भी एनर्जी से अपने उसको अल्टरनेटर को घुमाना है मेन। और उसको भी क्या है, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अपना क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर उसमें उसको एक आरपीएम होने चाहिए। तो अपना जनरेटर तो बहुत सिंपल सा है। आरपीएम इनटू कटू क्या होता है? 120 F/P। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। हमको अगर आरपीएम उसके अपने रखने हैं कुछ, तो उसमें क्या होगा? ये 120 हो गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी यहाँ के लिए कितनी? अपने इंडिया के लिए 50 हर्ट्ज। क्लियर? ये क्या हो गया तुम्हारे उसके जनरेटर के नंबर ऑफ पोल्स। आई थिंक ये यहाँ तक की तो चीज समझ में आ गई होगी। बहुत ही अपने लोग लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मैकेनिकल वाला भी समझ रहा होगा सारी चीजें कि अपने उसको अल्टरनेटर को अपने को एक सर्टेन उसमें वो अपने को कुछ आउटपुट उससे वोल्टेज जो हमको जरूरत होगी उसको चाहिए के लिए हमको एक आरपीएम जो है उसको एक देना पड़ेगा। आरपीएम का अपना फार्मूला ये हो गया। अब आ जाते हैं विंड टरबाइन में अपनी। अब हमको जनरेटर को घुमाना हो तो या तो हम उसको डीजल इंजन किसी, तो यहाँ किससे घुमा रहे? विंड से। देख रहे होंगे जो भी हमारी अपनी जो सारी टरबाइन चल रही हैं, और ये टरबाइनें घूम भी रही हैं आराम से, है ना। देख रहे होंगे आरपीएम भी बहुत कम है, इसमें 17-18 20 आरपीएम तक के होंगे। लेकिन अंदर जो अपना जो जनरेटर को है, हमने बताया इतना, तो वो जनरेटर ले रहा है कितने? 1500 आरपीएम यहाँ पे। कितने अपने इसके जनरेटर के आरपीएम है? 1500। इसका मतलब जब आउटर साइड हम देख रहे हैं कि उसके जो रोटेशंस हैं काफी लो है, इसका मतलब हमारा बीच में क्या लगा हुआ है? गियर बॉक्स लगा हुआ है। गियर बॉक्स अगर हम रेशियो देखेंगे तो ये गियर बॉक्स का अपना रेशियो कितना होगा? ये यहाँ पे मान के चलो 1:2, ये यहाँ पे सब 98 R 99 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे मोटा मोटी तौर से जो 1:100। मतलब जब देख रहे हैं यहाँ पे इधर इसका राउंड लग रहा है, तो इसका मतलब मेरा जनरेटर जो है कितने आरपीएम लगा रहा है? 100 आरपीएम। यहां तक का तो क्लियर आई थिंक सबको। दूसरा, नाउ अब अपने फ्यूल का ऑप्टिमम हम कैसे यूज करेंगे? आप लोग बाइक या कहीं कुछ गाड़ी लेके जाते हो तो अपने लोगों का मेन क्या रहता है कि ये हमको ज्यादा से ज्यादा एवरेज दे। ऐसा ही होता है ना, नहीं होता तो मैकेनिक के पास जाते, भाई इसका फाइन ट्यून करो, थोड़ा सा करो। तो यहाँ पे अपना फ्यूल क्या है? विंड है भाई। हम विंड से ही सारा, इसका मतलब विंड का भी हमको क्या करना है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अब इसको हम कैसे करें? दो चीजें, विंड तो अपनी अनसर्टेनिटी है कि वो किधर से चलेगी, कि क्या डायरेक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें अपने दो चीजें लगी हैं अपने विंड टरबाइन में। क्या है ना, वेदर इंस्ट्रूमेंट हम जिनको बोलते हैं। एक तो क्या हो गया? विंड वेन। विंड वेन और अनिमोमीटर। ये क्या कर रहा है? अपनी विंड की स्पीड से क्या चल रही हो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स अपनी टरबाइन मॉनिटर करिए। सब टरबाइनों के ऊपर लगे हुए हैं। एक क्या लगे? विंड वेन। और एक क्या लगा हुआ है? अनिमोमीटर। ये क्या कर रहा है? ये देख रहा है कि विंड की स्पीड अपनी क्या चल रही है। दूसरा, विंड किस डायरेक्शन से आ रही है, क्योंकि विंड जिस डायरेक्शन से आएगी उसी डायरेक्शन से हमको अपनी टरबाइन को लाइन करना पड़ेगा। तो दूसरा ये तो हो गया, इसका मतलब मेरे विंड के डेटा भी मिल रहा है कि किस स्पीड से चल रही है, और दूसरा हमको मिल गया किस डायरेक्शन से आ रही है। नौ दूसरा पार्ट आता है कि अपने को उसको अलाइन भी करना उधर को। तो अपना जो ये देख रहे होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? अगर हम अपने विंड टरबाइन को की बात करते हैं तो इसमें 3-4 इसको बिगाड़ रखना है। ये यहां तक का क्लियर है? ये दूसरा मंगाना थोड़ा ये होगा। ड्राइंग थोड़ी मेरी सी पुअर है, ठीक है।
ये तो एक इसमें क्या होगा, ये ब्लेड, इसको हम क्या बोलते हैं, नेसेल। और ये क्या हो गया आपका, टावर। क्लियर है? अभी जस्ट एक माइंड में अपने को आइडिया देने के लिए, तो इसमें क्या लगी, ब्लेड लगी है। ब्लेड अपनी क्या है, अगर हम ब्लेड की बात करें तो ब्लेड अपनी जो एरोडायनामिक ब्लेड है, वो कौन से नेचर की है, एरोडायनामिक। एरोडायनामिक में आप लोगों को देखा होगा कि जैसे जहाज है, थोड़ा सा दौड़ा हो उसके बाद आके लिफ्ट कर जाता है, तो अपने को लिफ्टिंग क्या चाहिए, लिफ्टिंग का मतलब रोटेटरी मूवमेंट चाहिए हो गया अपने को। सो अपनी जो ये जो ब्लेड्स है, ये क्या है, एरोडायनामिक डिजाइन होती है इसकी। क्लियर है? एरोडायनामिक डिजाइन जो ब्लेड्स बनी हुई, और ये ब्लेड अपनी क्या बनी लगी हुई है, ये अपना ये पूरा एक पार्ट, इसको हम बोलते हैं हब। हब एक मतलब एक पार्ट हो गया, उसमें अपनी तीनों ब्लेड्स लगी। नाउ ये जो ब्लेड्स भी अपनी जगह पे घूम सकती है, 0 to 90 डिग्री, माइनस साइड में जा सकती है, -5 to 6 डिग्री। क्यों हमने कहा आर्टिकल यूटिलाइजेशन करना अपने को, क्योंकि विंड तो अपनी कंटिन्यू नहीं चलेगी, विंड कभी अपनी 0 भी होगी, 4 की भी चलेगी, कभी आंधियां भी आएंगी, कुछ भी होगा। इसका मतलब वो सारा जो है ये यूटिलाइजेशन क्या कर रहा है, ब्लेड अपनी जगह पे घूम करके। नेक्स्ट ये जो नसेल है अपनी, ये बिना कुछ गड़बड़ हुआ, ये जो नसेल है, ये वाला ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये जो ऊपर है जितना पार्ट है, ये भी क्या है, 360 डिग्री मूव करेगा ऊपर, मतलब ये अपने आप में 360 डिग्री घूम सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरफ से मेरी विंड ज्यादा से ज्यादा है उसको हम हार्नेस कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अपनी इस विंड टरबाइन को जनरेशन पे लाने के लिए, क्योंकि अपना तो मेन पार्ट है, हमको इससे जनरेशन लेना है, तो इसको कितनी चाहिए विंड, 3.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये है कि अपने को कम से कम 3.5 मीटर पर सेकेंड की अगर चाहिए, तुम्हारा ये टरबाइन जनरेशन पे आ जाएगा। लेटेड भी वो अपने को 4 वो यूनिट देगा, 5 यूनिट देगा, 6 यूनिट देगा, मतलब वहां से अपना जनरेशन शुरू हो जाएगा। और दूसरा, ये अपने फुल जनरेशन पे आने के लिए इसको कितनी बीट चाहिए, 12 से 13 मीटर पर सेकेंड की। अभी जैसे जैसे जिसको और हम ऑप्टिमाइज करते जा रहे हैं, जो हमारी लेटेस्ट टरबाइन और जो अच्छी जो आ रही जो नेक्स्ट न्यू जनरेशन की, वो सब जो अपना 10 मीटर पर सेकेंड पे ही अपना फुल जनरेशन पे आ जाती है। नाउ ये तो एक थोड़ा सा एक माइंड में बैठा कि नहीं, आखिर ये टरबाइन क्या है, वो कैसे हो रहा है, एक हल्का सा व्यू माइंड में। व्यू इसका यही है कि अपनी यहाँ पे ब्लेड लगा दी, इसके बाद ये हुआ, इसमें यहाँ पे क्या गया, अपना गियर बॉक्स था, और उसके नीचे फिर क्या गया, जनरेटर लग गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट अभी तक में इतने में? जनरेटर का भी दे दिया अपने आरपीएम जो चाहिए वो हमने किससे मेंटेन कर लिया, इससे। विंड जो कम ज्यादा हो रही है, इसका मतलब वो जो पिचिंग कर रही है ब्लेड। क्लियर है? यस सर। नाउ अब अपना आता है मेन की। अब ये पावर जो अपनी हो रही है भाई, विंड तो हमारी 3.5 मीटर से शुरू हो गई, 10, 11, 12 मीटर के बीच में जाकर के ये उसका जो एवरेज अपना बढ़ता रहेगा इसका जनरेशन का। जिस समय हम विंड की बात करते देखा होगा, रास्ते में आ रहे होंगे तो कुछ छोटी टाइप टरबाइनें लगे हुए, कुछ बड़ी लग रही होंगी, कुछ की हाइट ऊंची होगी, कुछ ट्यूबलर की होंगी, मतलब लाइन पर डिफरेंट। तो जिस समय सुल्तान की बात करते हैं, जैसे कि अपने यहाँ जो विंड टरबाइन की कैपेसिटी शुरू हो जाती कितने से, 350 किलोवाट। ये हमारी सबसे लोअर उसकी है। जैसे कि अपने लोगों ने इंटर किया होगा, ये जहाँ सिटी के बाहर से वहाँ छोटी टरबाइनें बहुत सारी दिखाई पड़ी होंगी, वो सब क्या है हमारी 350 किलोवाट। देन उसके बाद आता है 600 किलोवाट, 1000, 1250, 1500, उसके बाद है अपनी 2100 किलोवाट। मतलब ये हमारी ये टरबाइन इसी रेंज की टरबाइन है।
मतलब 350 किलोवाट से लेकर के। अब बात आती ये अपनी जो बढ़ाते जा रहे हैं, अगर हम इनकी ये रेंज बढ़ाएंगे इसका हमको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। एक तो जो हमारी फ्यूल कैपेसिटी, इसका हमको सॉफ्ट एरिया ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वो मिले और ज़्यादा से ज़्यादा को डार्क मिलना चाहिए इसी, और या फिर हमको इसी हाइट भी हमको बढ़ानी पड़ेगी साथ में। तो ये सारी चीज़ें हम कैटेगरी कैसे कर लेते हैं कि हम कितनी हाइट पे ले रहे हैं, देन ब्लेड की लेंथ क्या है। अब जैसे अभी यहाँ पे जो अपनी टरबाइनें लगी हुई, इसकी ब्लेड की लेंथ कितनी लगी जी? 9, मतलब इसमें है 43 मीटर। 43 मीटर। अभी जैसे जो आप ये जो ब्लेड देख रहे हैं, जो एक ये ब्लेड हमारी लगी हुई है, ये ब्लेडें हैं, ये एक एक जो ब्लेड है वो कितनी 43 मीटर की है। देखने में तो ऐसे लग रहे हैं कि छोटी है, लेकिन इसकी कितनी लंबाई है 43 मीटर एक ब्लेड की। इसका मतलब सॉफ्ट एरिया कितना हो गया अपना 43 × 2 प्लस जो ये हाफ वाइट ये वाला ये रख लो 2.5 मीटर का ये एरिया। तो क्या हो रहा है इसका हमने सॉफ्ट, अब जैसे छोटी वाली टरबाइन होगी तो उसकी ब्लेड छोटी होगी, उनकी हाइट भी छोटी होगी। तो ये चीज़ भी थोड़ा वो हो गया कि जैसे ये छोटी बड़ी हो रही है, इनका क्या है मेन सॉफ्ट एरिया उसका ज़्यादा होना चाहिए हमारे उसका, जैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा विंड उसमें से क्लास में। नाउ नेक्स्ट एक पॉइंट ये भी आता है कि ये टरबाइनें अपन लोगों ने एक ही जगह क्यों नहीं लगा दी। ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई ये किधर लगी है उधर लगी। इसके लिए क्या होता है कि जिस समय विंड चलती है, नंबर 1 तो अनइवन है, नंबर 2 अब अगर वो 360 डिग्री घूम रही है तो उसको भी कुछ एरिया से अदरवाइज हम उसके पीछे 60 डिस्टेंस पे अगर कोई टरबाइन लगा देते हैं तो क्या होगा, ये इसको तो हवा पूरी मिल रही सामने वाली को, लेकिन पीछे वाली को हवा कम मिलेगी, इसका मतलब उसका जनरेशन भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जब कभी भी कोई विंड पार्क या कुछ लगाना होता तो उसके पहले क्या होता है एक सर्वे होता है पूरा। इसका मतलब क्या होता है उसमें एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स के विंड के डेटा होने चाहिए तुम्हारे पास। 2 to 3 ईयर्स के कम से कम विंड के डेटा होने चाहिए कि यहाँ पे विंड का पैटर्न क्या है इस एरिया में। तो उसके लिए विंड मास्ट लगे। आप लोग जब इधर आ रहे हो देखा होगा एक मास्ट ऐसे लगा हुआ है केवल, अभी जब यहाँ से देखोगे बाहर दिखाई पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि ये विंड वेन एनीमोमीटर जो डिफरेंट हाइट के ऊपर लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि 2 to 3 ईयर्स के अगर अपने पास सारे डेटा इकट्ठे हो जाते हैं विंड के, तो इससे अपने को क्या होता है प्लानिंग बन जाती है। यस हमको यहाँ पे इस एरिया में कहाँ किधर टरबाइन लगानी, क्योंकि टरबाइन को आगे भी लगानी, साइड में भी लगानी, पीछे भी। एक टरबाइन बीच में तो आगे पीछे भी इसके टरबाइनें होंगी। फिर इसमें क्या करते हैं, इसकी एक क्या होती है माइक्रो सेटिंग होती है। अगर इसको हम छोटे से और उसमें जाएं तो जिस तरह हमारे ये BTS टावर्स लगे हुए हैं, इसको ये कम्युनिकेशन और ये लोग ज़्यादा BTS टावर अपने उसी हिसाब से माइक्रो सेटिंग से लगाए जाते हैं। हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है और यहाँ पे हम इतने डिग्री पे अपने एंगल्स लगाएंगे जो है एंटीना पे, तो हमारा ये एरिया कवर होगा। दूसरा इधर लगाएंगे तो दूसरा एरिया कवर होगा। इसी तरीके से इसकी भी क्या होती है विंड टरबाइन कहाँ पे लगनी हो उस पर पर्टिकुलर पार्क में, तो इसके लिए क्या होती है माइक्रो सेटिंग इसकी होती है। सेम कि अगर हम विंड को यहाँ लगाएंगे, दूसरी यहाँ लगेगी, तीसरी यहाँ लगेगी, चौथी यहाँ लगेगी, इस तरीके से हमारा पूरा ये अपने विंड पार्क की कैपेसिटी हो जाती है। जहाँ पे आप लोग बैठे हो यहाँ पे टोटल कितना लगा हुआ विंड पार्क 201.6 मेगावाट 201.6 मेगावाट। टरबाइन जो अपनी है ये है कितनी, ये 2.1 मेगावाट और 2100 किलोवाट। क्लियर है। तो यहाँ पे आपने जहाँ पे भी आप बैठे हो यहाँ पे अपना कितना है 201.6 मेगावाट। अगर आप 201.6 मेगावाट कहें, इसका मतलब टरबाइन कितनी हो गई टोटल 2.1 की टरबाइन लगी हुई यहाँ पे। इसका मतलब कितनी हो गई टरबाइन 96 इंटू कितना हुआ 96 है ना यहाँ पे। मतलब अगर 96 की टरबाइन 96 टरबाइन हमारे पास लगी 2 मतलब जहाँ पे हम लोग यहाँ बैठे हैं यहाँ टोटल सराउंडिंग्स में नियर अबाउट मान के चलें 20 किलोमीटर एरिया में हमारी टरबाइन लगी है 96। क्लियर है ना। अभी जिस समय मैं बात कर रहा हूँ 201.6 मेगावाट, तो ये चीज आई थिंक एक आ रही होगी 2.60 मेगावाट है और हमारी 96 टरबाइन लगी हैं।
तो ये जो तुम्हारा जो है 201.6 मेगावाट आपको उस समय फुल कैपेसिटी मिलेगी, जिसमें फिर तुम्हारी कितनी होगी यहाँ पे 12 to 13 मीटर पर सेकेंड। जिस समय अपनी 12 से 13 की विंड होगी उस समय अपने को ये पूरा इतनी कैपेसिटी मिलेगी 201.6 मेगावाट। क्लियर है? अब ये 201.6 मेगावाट जो हम यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, तो हर टरबाइन से अलग अलग का जनरेशन आता है। इनको फिर क्या करते हैं, हम फीडर वाइज जोड़ देते हैं एक जगह। जैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, सब लोग अपना अपना नाम लिख करके हाँ आगे बढ़ाते। अभी क्या होता है कि इसको और थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं। वापस करना मजीब है। अभी ये चीज तो सबके समझ में आ रही है। इसमें हमने सबमिट क्या लिखा हुआ था, KW। जिस समय मैं इसकी बात कर रहा था 350, 600 KW एंड KVA या KVH, इनके बारे में तो थोड़ा खोपड़ी में क्लियर है कि नहीं अपने लोगों के। जिस समय अपने घर में हम यूनिट की बात करते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है, KWH लिखा रहता है ना। इसका मतलब मैं उतने यूनिट, उतनी जो पावर की हम कंटिन्यूअस कितना लिया, 1 घंटे लिया, तो वो क्या हुई हमारा। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा था, KWH लिखा था मैंने केवल, क्योंकि हमारा जो जनरेटर हमको क्या जो टरबाइन दे रहा था KWH में दे रहा था। अब थोड़ी देर के लिए हम ये बात करें, अगर यहाँ मैं बात कर रहा था, अगर हम इसी का H लगा दें KWH, तो हमारी ये किसमें चेंज हो गई, यूनिट में। अगर थोड़े और उसमें हम देखते हैं कि अपने घरों में जैसे आती है यूनिट आती है, किसी का 500 यूनिट आती है, किसी का जो कम दिलाता 250 भी आती है, किसी का 1000 यूनिट भी आती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी 500 यूनिट हैं, थोड़ी देर की, अगर मैं ये समझ रहा हूं कि हमारे मार्केट में 500 यूनिट आ रही है घर पे हमारे, 500 यूनिट से मतलब क्या हुआ अपना, 500 यूनिट होंगे। जैसे मैं टरबाइन में लिखा था एक में 350 किलोवाट, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी 350 किलोवाट की टरबाइन है, अगर 12 से 13 की उसको विंड मिलेगी तो वो 350 यूनिट तुमको देगी कितनी देर में, 1 घंटे में। ये मैं बात कर रहा हूं मेगावाट की, इसका मतलब इसके आगे ये मेगावाट में, इसका मतलब तुमको 201.6 मेगावाट आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम विंड से यहाँ इतना उत्पादन कर रहे हैं या जो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मतलब काफी बड़े एरिया के लिए अपने को कवर करने जा रही है। तो क्या अपने घरों में यूनिट कितनी जलाते, 500, कोई किसी का 250 आता है, किसी का 1000 यूनिट आता है, कुछ आता है सारा। तो ये विंड पार्क आपका 201 मेगावाट यहाँ से प्रोड्यूस करेगा। अभी जैसे आ जाएगा अगला महीना अप्रैल के मिड के बाद से या मई जून जुलाई में, अभी भी जनरेशन चल रहा है। मे भी अभी वो 70-80 मेगावाट दे रहा हो या 50 मेगावाट दे रहा हो, ऐसा विंड। अभी तक क्या क्लियर है कुछ? अभी तक में कोई किसी के पॉइंट छोटे मोटे? सर कभी हवा तेज भी चलती होगी और धीरे भी चलती होगी, तो कई विंड बंद भी पड़ेगा। हाँ, अच्छी बात है। तो ऐसे कैसे कवर करता है? क्या होता है, ये जो विंड है अपनी हर जगह अनइवन है। जैसे बता रहे थे ना कि इसकी जैसे माइक्रो कहीं विंड कम चल रही, कहीं ज्यादा चल रही, कहीं कुछ बात। अपनी विंड टरबाइन कहाँ से शुरू कर देगी जनरेशन, 3.5 से लेकर के सपोज 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? दूसरा, इनकी जो ब्लेड्स है वो भी बताया था मैंने, क्या कर रही है, पिचिंग कर रही है अपनी जगह में,
सपोज कहीं पे विंड कम मिल रही है तो वो क्या करेगी, अगर टरबाइन को हम देखते हैं, अगर हमारी 0 डिग्री पे रहेगी सपोज, तो इसका मतलब अच्छा जनरेशन देगी। अगर सपोज मेरा हाथ ऐसे है 0 डिग्री पे, इधर से अगर हवा आ रही है तो इसको अच्छा वो मिलेगा ना, थ्रस्ट टार्क मिलेगा इसके ऊपर है। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो क्या होगा, विंड सारी निकल जाएगी यहाँ से। इसका मतलब है कि मेरी जो टरबाइन है इसको अच्छी से अच्छी विंड लेने के लिए इसको अपने को 0 डिग्री पे रखना पड़ेगा अगर हमारी विंड चल रही है। नंबर 1, विंड हमारी काम कहाँ से शुरू करेगी, 3.5 मीटर पर सेकेंड से। सपोज 3.5 मीटर पर सेकेंड की नहीं है विंड, तो फिर क्या करेगी टरबाइन, टरबाइन तो रेडिनेस कंडीशन में ऐसे खड़ी रहेगी आराम शांति से नियर अबाउट 20 डिग्री पे, जिससे कि अगर विंड आती है तो हमको 0 डिग्री तक जाने में ज़्यादा टाइम न लगे। करेक्ट है थोड़ा सा। नंबर 2, अगर सपोज हमारी 12 से फिर ज़्यादा जाती, 17, 18, 19, 20, तो एक तो मैं कह रहा था निगेटिव पिचिंग भी करेगी, 0 के वो 0 डिग्री से इधर माइनस की तरफ भी जाएगी 5 to 6 डिग्री। इसका मतलब क्या करेगी कि जो ज़्यादा विंड आ रही है उसको क्या करेगी, निकल जाने देगी अपने, क्योंकि हमको तो अपनी विंड और उसके हिसाब से जो कैपेसिटी की गई है कि भाई ये 1500 रखे आरपीएम, तो ये 1500 तो हमारे आइडियल हो गए। इसका मतलब है ये 1450 से लेकर के 1550 तक के बीच में हमारा जनरेटर काम करेगा। क्लियर है। तो क्या होगा, जिस समय विंड बहुत ज्यादा आएगी, सपोज हमारी रिक्वायरमेंट है ज्यादा, तो ब्लेड जो है फिर क्या करेगी, पिचिंग निगेटिव की तरफ करेगी कि जो ज्यादा है हमारी हवा निकल जाए। लेकिन एक कंडीशन को ऐसी भी है कि हमारी टरबाइन को विंड उतनी नहीं थी और भी ज्यादा चल रही है, तो ये क्या करेगी, टरबाइन अपनी 24 मीटर तक में अगर विंड चली जाती है, उस समय ये टरबाइन सेफ्टी रीजन्स के उसमें अपने को 90 डिग्री पे ब्लेड करके कट ऑफ कर देगी, खड़ी हो जाएगी वहां। बात आई समझ में। क्योंकि अगर विंड बहुत ज्यादा चलेगी, गश्ती विंड आ गई, आंधियां आ गई, तो क्या करेगी विंड टरबाइन की तो उसकी भी एक कोई सेफ्टी लिमिट होगी, तो उस समय क्या करेगी ये विंड टरबाइन जो है अपनी वो सेफ्टी उससे बंद हो जाएगी। ब्लेड 90 डिग्री हो, जब वो ब्लेड 90 डिग्री होगी तो जितनी भी विंड आ रही आंधी जो भी है उसे क्रॉस हो जाएगी और विंड जो है वो ब्रेक लगा के खड़ी रहेगी अपनी जगह पे। तो इससे क्या होगी कि विंड टरबाइन जो है कोलैप्स या कोई डैमेज होने से बचेगी। क्लियर है। आपके क्वेश्चन का मिला कुछ आंसर होता था। ब्लेड पिचिंग कर रही, सपोज हमारी 3.5 से जनरेशन हो गया शुरू और विंड बढ़ती गई, इधर ये अपना घूमता गया, इसको टार्क ज्यादा मिला, जनरेटर में पावर ज्यादा प्रोड्यूस होगी, बस समझ गए। तो इस तरीके से वो ज्यादा हो। इसका क्या होता है, जिस समय हम इनके बात कर रहे हैं ये जो, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा टार्क, यहाँ पे हाई टार्क होगा तुम्हारा। एक तो क्या होती है स्पीड, ठीक है ना, और क्या होगा दूसरा टार्क। अगर आपका टार्क बहुत ज्यादा होगा टार्क, तो क्या आप उस चीज को जल्दी में रोक पाएंगे। हाँ मैकेनिकल वाले रोक पाओगे क्या। जैसे यहाँ देखो बहुत धीमे धीमे ऐसे चल रहा है, लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ वहां पे ये हमारे जनरेटर के पास क्या है, वहां पे स्पीड हाई हो रही है, हाई स्पीड एंड लो टार्क। यहाँ पे क्या है, लो टार्क, यहाँ पे हाई टार्क एंड स्पीड लो। क्यों बात समझ में आ रही है। मैं इसलिए अभी मैकेनिकल वालों का लगी थोड़ा कमजोर हूँ इस वजह से। तो अपने को जो ब्रेकिंग और जितना सिस्टम लगाया जाता है, अपना कहाँ लगाया जाता है, जो जनरेटर होता है वहां पे जाके, क्योंकि वहां पे क्या है स्पीड तो ज्यादा, वहां पे टार्क कम है, तो वहां पे ब्रेकिंग सिस्टम और सारी अपनी हो जाती है। अभी तक में किसी को कोई छोटा मोटा डाउट, तो अपनी अभी ये चीज अपने को क्लियर हो गई नहीं। अपने ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी में मेरा फ्यूल क्या है, विंड है। विंड को हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने जा रहे हैं, इसको हार्नेस करने जा रहे हैं हम, जिसकी मतलब विंड को हम किस तरीके से क्या करें, इसके लिए अपने को पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना पड़ता है और कंटिन्यूअस विंड कितने मीटर पर सेकंड चल रही है, तो इसको हम क्या करते हैं, हमारे वेदर इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, एनीमोमीटर एंड विंड वेन लगे हैं, इसके थ्रू हम अपने टरबाइन को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है।
टरबाइन का अपना जो नसेल ऊपर का है 360 डिग्री पे रोटेट कर रहा है, जिधर से विंड उसको अच्छी मिलेगी। थोड़ी देर के लिए कंट्रोलर देखेगा, विंड को कंपेरिजन करेगा, यस किधर से मेरा विंड जा रहा है उसी डायरेक्शन में। क्लियर है ना? अब अपने जो जनरेटर है, जनरेटर्स का आउटपुट कितना है 690 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। अब आपके दिमाग में आएगा 690 को लिया, जबकि हमारे यहाँ अपनी यूटिलिटी सप्लाई और उसकी कितनी है 440 वोल्ट। क्लियर है? 440 वोल्ट 3 फेज एंड 50 हर्ट्ज अपनी यहाँ की। क्योंकि कभी भी कोई चीजें बनाई जाती है किसके लिए बनाई जाती हैं? अपने नॉर्मल कुछ के लिए, सोसाइटी के लिए। भाई इसकी सप्लाई जरूरत किसको? अपने को है। हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, अपने किसी यूटिलाइजेशन के लिए लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा इसका क्या आउटपुट मिल रहा है 693 क्रॉस ओवर। क्या होता है, हर टरबाइन जो अपना है अपने में ही एक पावर सब स्टेशन है छोटा मोटा। क्या हो रहा है कि जब हम अपनी ये 690 वोल्ट को हम फिर क्या कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं अपने हर टरबाइन पे। तो 690 वोल्ट को हम क्या कर रहे हैं 33 kV में स्टेप अप कर रहे हैं, और इसको स्टेप अप करके अब ये एक टरबाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ये तीसरी है ना, इस तरीके से ये ला करके हम कहाँ दे रहे हैं अपने सब स्टेशन ही बना हुआ बीच में हमारा। ये बता ये क्या है 33 kV आपने 220 kV। तो मतलब क्या किया, हर टरबाइन का अपना जो भी हुआ उसको भी हमने क्या किया लाइन अलग अलग अपनी बना दी। सपोज अब ये जो अपनी यहाँ पे फीडर है, टोटल 8 फीडर है, और 8 फीडर्स में इसमें जो कंडक्टर्स यूज किया गया है अपना पैनल यूज किया गया, मतलब हर फीडर जो 25-25 मेगावाट तक का लोड ले सकती है। करेक्ट है? अब क्या होता है कि सपोज किसी अपने उसमें 10 टरबाइन है, किसी में 12 है, किसी में 13 टरबाइन है, इस तरीके से सब करके हमने ये सब फीडर को ले आए अपने यहाँ सब स्टेशन में। यहाँ से फिर हमारी एक लाइन जा रही कहाँ, गवर्नमेंट के उसमें RVPNL के सब स्टेशन पे, जो अपना ट्रांसमिशन है सिस्टम में पूरा। तो अपना क्या किया, जो भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थी सब टरबाइन का वहीं पे उसका आउटपुट आया, उसको वहीं के वहीं स्टेप अप कर लिया। स्टेप अप करने के बाद उसको अपने सब स्टेशन पे ले आए, और सब स्टेशन से उसको अगेन स्टेप अप किया, और उसके बाद फिर भेज दिया उसको गवर्नमेंट को, उसके ग्रिड पे दे दिया। फिर जहाँ जो जिधर जिसकी यूटिलिटी है सप्लाई अपनी इस तरीके से जा रहा। क्लियर है यहाँ तक? कोई इसमें डाउट? इलेक्ट्रिकल के कितने लोग हैं? कम स्टैंडर्ड का मतलब क्या? अभी देखो क्या होता है कि पावर, जब मैंने एक चीज बोली थी कि इसकी अपनी कितनी है 2100 किलोवाट है ना एक टरबाइन की। देखा होगा कि मैंने इसका आउटपुट 690 लिया था, 690 को स्टेप अप किया था 33 में, 33 से अगेन ये 220 kV पे किया। इसको स्टेप अप करके हम वोल्टेज को इसलिए राइज कर रहे हैं जिससे कि हमारे लॉसेस कम हो। क्लियर है चीज? इलेक्ट्रिकल वालों की चीज जाननी बहुत जरूरी, क्योंकि आखिर हम यहाँ से सपोज हम 100 यूनिट पैदा करते हैं, उसकी बिजली बनाते हैं, और अपने सब स्टेशन तक हम केवल 100 की जगह में 50 यूनिट ही भेज पा रहे हैं। इसका मतलब 50 यूनिट मतलब 50% तो लॉस हो गया मेरा। तो उस लॉस और उसका रिडक्शन सब करने के लिए अपने हर टरबाइन के ऊपर ही अपने वहीं से स्टेप अप कर देते हैं। जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, क्योंकि पावर का अपना फार्मूला देखा था, अपना पावर इक्वल टू अपने 3 फेज √3 VI cos φ है ना। तो अगर हम ये वोल्टेज को बढ़ा देंगे यहाँ करंट कम हो जाएगी, क्योंकि अपनी लॉस में क्या होगा पावर में, अगर इसको लिखते हैं I² × R, अगर अपनी करंट जो है बहुत ज़्यादा होगी इसका तो लॉस हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर में इसका जो है ये मल्टीपल्स हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपना जो भी है वोल्टेज बढ़ा दी। यहाँ देखा होगा भाई सब स्टेशन पहले 33 के थे, फिर 132 है, 400 हुए, 765 के। क्योंकि इस पावर को अगर आपको बहुत दूरी तक, लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करनी है तो वोल्टेज स्टेप अप
करना ही पड़ेगा। जब हम वोल्टेज अप करके बढ़ाएं तो वहाँ पे करंट कम होती है और लॉसेस अपने कम होते हैं। इसीलिए अपने को अगर सपोज यहाँ राजस्थान से इस स्टेट से दूसरे स्टेट में देना हुआ या यहाँ जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से जोधपुर देना हुआ तो हम उसको क्या करेंगे, हम ट्रांसमिट उसको करेंगे, हम वोल्टेज अप करेंगे। क्लियर है चीज? वो किस लिए कर रहे हैं? लॉसेस घटाने के लिए। क्योंकि अपन कोई चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, लेट इट बी एक्स वाई जेड कुछ भी चीज़ है, तो हम अपना ये देखें कि इसमें हमारा कम से कम लॉस हो किसी चीज़ की। तो वही सेम कंसेप्ट इसमें है। और अभी इसमें किसी की डाउट? ये भी दिमाग से निकाल देना कि इसमें 3 प्लेट क्यों है, 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं। ये सब क्या होता है, इकोनॉमिक टर्म्स आ जाता है। दो ब्लेड, वो 2 ब्लेड के भी हैं काफ़ी सारी टर्बाइंस, वो अपने साउथ हाउस में अगर जाएंगे। 1 ब्लेड का भी है, वो अपने यहाँ नहीं है, वो बाहर है। 1 ब्लेड का भी, 2 ब्लेड वाले भी हैं अपने साउथ हाउस में जो महाराष्ट्र उनमें लगे हुए हैं। सो क्या होता है, अपने का तो मेन क्या है कि हम मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपकी विंड बहुत ज़्यादा चल रही है, इसका मतलब 2 ब्लेड है तो भी आपके लिए सफिशिएंट हो उसको घुमाने के लिए। क्लियर है? अभी किसी को कोई डाउट? सब शांति है, इसका मतलब सबके सर के ऊपर से क्या किसी कुछ नहीं समझ में आया? मैं समझ रहा हूँ जो मैं तो नहीं समझूंगा। अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट या कुछ नहीं किया तो इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जो मैं बात कर रहा था वो सारे सबके सर के ऊपर से गई। क्लियर है सर? और कोई जानकारी चाहे तो थोड़ी बहुत तो बताएंगे टरबाइन के बारे में। टरबाइन की ब्लेड भी आपको पता चल गया क्या है, एरोडायनामिक है, जिससे कि आपको लिफ्ट ज़्यादा मिलेगी, तो हम यहाँ रोटेटरी मूवमेंट्स पे उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। ब्लेड भी अपनी जगह पे पिच कर रही है, क्यों? अपने को ऑप्टिमम जिससे जो है एयर बीट को हम कर सकें कि मतलब कितनी वो भी 360 डिग्री मिले, मतलब कि डायरेक्शन से बीट ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। जनरेटर्स अपने हैं 690 का आउटपुट है, और सब उसी को जनरेटर्स को हम अपने वो टरबाइन लेवल पे उसको स्टेप अप करके हम सब स्टेशन में दे रहे हैं। ये सब स्टेशन कूलिंग सब स्टेशन है मेरे, तो 33 को हम स्टेप अप कर रहे हैं वहीं पे। जो 33 के कूल्ड कर रहे थे वो 220 करके जो भी गवर्नमेंट का नियर बाई सब स्टेशन होता है हम उसमें पावर को इंजेक्ट कर रहे हैं। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है अभी इससे संबंधित? अभी सब समझ में आ गया? नहीं आया इसका मतलब? दूसरा, अपनी जो भी सारी टरबाइंस यहाँ पे देखो, ये टरबाइंस क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि अपना ओपन सब लैंड पड़ा हुआ, बेयर लैंड को इधर काफी दूरी पे लगी है। तो ये सारी टरबाइंस जो है अपनी, हम यहीं पे मॉनिटर कर रहे हैं। ये सारी टरबाइन जो अपने OFC के थ्रू जुड़ी हुई हैं, और हम इनके सबके डाटा डिटेल्स अपने को सब मिल रहे हैं एक ही जगह पे। नंबर 2, उन टरबाइनों को अपने यहाँ से हम SCADA के थ्रू ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। मैनुअल हम यहीं से अपने ऑन ऑफ कर सकते हैं टरबाइन को, उसके सारे डाटा डिटेल्स यहाँ आ रहे हैं, उसकी कोई एरर आ रही तो यहाँ पे हम अपनी सब देख सकते हैं। इवन तो हम सारी अपने इनको हम अपने सिटी ऑफिस में भी देख सकते हैं जहाँ जैसलमेर में, दूसरा हमारा जो हेड ऑफिस पुणे है वहाँ भी हम देख सकते हैं, वहाँ से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं टरबाइन को। क्लियर है? क्योंकि ये सारा जो है सब सिस्टम आजकल सब ये सब ऑटोमेशन के थ्रू ये सारे सब चल रहे हैं। ये जो सारा SCADA कंट्रोल है फुल्ली। और कुछ ऐड करना चाहेंगे? अभी अपने वहाँ पे क्या बैच में उसमें भी 3-4 कैसा मॉनिटरिंग करते हैं, देन उसके बाद में टरबाइन विजिट करते हैं। ठीक है। कमांडर है टोटल डॉक्यूमेंट 96 मशीन कनेक्टेड है, फिर से ओपन कर सकते हैं बिजली। वो लाइन का वोल्टेज है, विंडी स्पीड है, बैटरी वोल्टेज है। अभी वो सिस्टम ओके में अभी
मेनू स्टॉप कर सकते हैं, इधर से क्लिक करके मेनू स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ये हैंग कर सकते हैं। आप कुछ डाउट हो तो पूछो। तो टोटल अभी विंडोज कितना चल रहा है? 4.9 विंडोज स्पीड चल रहा है। अभी एक्टिव प्रोटेक्शन दे रहा है। फिलहाल ये चल रहा है। वो प्लेट का पीछे एंगल है, वो बैटरी वोल्टेज का, लाइन वोल्टेज का है। कुछ एरर आया तो एरर दिखेगा, अलार्म देगा। इसमें कैसे ब्रेक एरर हाँ एरर आया तो आता ऑटो है? क्या समझा? एरर आती है तो अपन को कैसे पता चलता है? वो ऑटोमेटिक बात दिखेगा, इसको अलार्म देगा। एग्जाम्पल आपको ये पार्क ओपन किया तो आगे से नहीं करें, तो इंडिविजुअल ओपन किया तो सिंगल सिंगल ओपन करें। ये ना ऐसा अलार्म दे देगा। अभी वो मैनुअल स्टॉप है, एरर आया तो ऐसा सिंपल दिखेगा अलार्म। अलार्म से बजेगा। हाँ, अलार्म। हाँ अलर्ट कर देगा। हाँ एरर भी दिखेगा इसमें, अलार्म बोर्ड अलग अलग नंबर है। हाँ inside in एक मिनट रुक जाओ।